अक्सर चंबल, चंबल के बिहड़ों और वहाँ के डाकुओं की बातें सुनते ही हमारे जहन में एक अलग सी तस्वीर बनने लगती है। और इस बीच अगर आपने एक नाम नहीं सुना तो शायद आप इस दिलचस्प डकैती की दुनिया से अभी भी अनजान हैं। और वो नाम है फूलन देवी। एक ऐसी महिला जो बचपन में अपने ज़मीन के लिए लड़ी, सिर्फ 11 साल की उम्र में ही शादी जैसे हालातों से होकर गुजरी और कई बार बलात्कार का शिकार बनी और इसके बाद जुर्म और डकैती की दुनिया को अपनाने पर मजबूर हुई और साथ ही साथ कई सारे गरीबों के दिलों पर राज भी किया। लेकिन फूलन देवी का नाम तो चंबल और पूरे देश ने तब जाना जब उसने करीब 22 लोगों को एक लाइन में एक साथ खड़ा करके उन्हें गोलियों से भून दिया था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आपका क्राइम एक्सपोज की एक और बेहतरीन कहानी में। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। ये कहानी है डाकुओं की सरदारनी फूलन देवी की और इस कहानी की शुरुआत होती है 1963 से। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक गांव है गोरहा का पूर्वा, जहां पर मल्लाह जाति के कई सारे परिवार बस रहे होते हैं। मल्लाह जाति के अधिकतर लोगों का काम नाव चलाना होता था और इसी काम से उन सभी की जिंदगी चलती थी। इन्हीं मल्लाह जाति के परिवारों में से एक परिवार होता है देवी दीन मल्लाह का। देवी दीन के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और 2 बेटे होते हैं। इस परिवार की रोजी रोटी भी बाकी मल्लाहों की तरह नाव चलाकर और एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर खेती करके चलती थी। 10 अगस्त 1963 को इस परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है और जिसका नाम रखा जाता है फूलन देवी। कहने को तो फूलन बेहद ही छोटे और गरीब परिवार में जन्मी थी, लेकिन शुरू से ही फूलन के तेवर बेहद ही तेज तर्रार थे। वो किसी के सामने ना तो झुकती थी और ना ही किसी से डरती थी। अक्सर वो लड़कों के लिबास में, दबंगई के साथ और हमेशा गालियों का इस्तेमाल करते हुए किसी से भी भिड़ जाती थी। फूलन का व्यवहार ऐसे ही चलता रहता है और इसी बीच जब फूलन की उम्र करीब 10 साल होती है तब फूलन के ही चाचा और उसके बेटे मिलकर फूलन के छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर कुछ नकली कागजों की बदौलत कब्जा कर लेते हैं। इस बीच दोनों परिवारों में झगड़ा होता है और ये झगड़ा इस कदर होता है कि इनके बीच आमने सामने पथराव भी हो जाता है। क्योंकि फूलन के लिए वो ज़मीन का टुकड़ा ही सब कुछ था, इसलिए वो पीछे हटने का नाम नहीं लेती है और अपने चाचा के बेटों पर ईंटों से जोरदार वार करती है और उन्हें बुरी तरह से घायल कर देती है। इस घटना के कुछ ही दिन के बाद फूलन के दोनों भाइयों की मौत हो जाती है, लेकिन फूलन के तेवर अभी भी वैसे की वैसे ही थे और वो अब भी अपने चाचा और उसके बेटों से उस जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ा करती रहती है। फूलन का दबंगई नेचर अब हद से भी पार होने लगा था और अब इससे बाकी लोग तो दूर की बात, खुद इसके परिवार में उसके माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। और इन सब का सॉल्यूशन फूलन के पिता देवी दीन मल्लाह को फूलन की शादी को लेकर नज़र आता है और ठीक वैसा ही होता है। करीब 11 से 12 साल की उम्र में ही फूलन के पिता उसकी शादी पास ही के गांव बहमई में रहने वाले पुट्टीलाल नाम के एक आदमी से कर देते हैं और शादी भी ऐसे आदमी से होती है जो फूलन देवी से उम्र में करीब 4 गुना बड़ा था, यानी कि करीब 40 साल के आदमी से, और फूलन की उम्र करीब 11 साल थी। उस वक्त फूलन ना तो मानसिक तरीके से उस शादी के लिए तैयार थी और ना ही शारीरिक तरीके से। फिर भी फूलन का पति पुट्टीलाल उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फूलन के ना चाहते हुए भी उससे बलात्कार करता रहता है। इस बीच फूलन इन सब चीज़ों से तंग आकर कई बार अपने पति के घर से भागकर वापस आ जाती, लेकिन फूलन के पिता वापस उसे समझा बुझाकर या फिर ज़बरदस्ती उसे पुट्टीलाल के घर भेज देते। ऐसा कई बार होता है। जब भी फूलन अपने ससुराल से भागकर आती, वो अपने पिता से झगड़ा करती और सबको परेशान कर देती। एक बार तो फूलन के पिता ने परेशान होकर पीछा छुड़ाने के लिए पास ही के पुलिस स्टेशन में फूलन के नाम पर एक झूठी एफआईआर कर दी और कहा कि मेरी बेटी रोजाना मारपीट और झगड़े करती है और इसने आज अपनी मां की सोने की अंगूठी चुरा ली है। पुलिस देवी दीन मल्लाह की बात मान लेती है और फूलन को 3 दिन तक अपने साथ ही लॉकअप में रखती है और इस बीच पुलिस वालों के द्वारा भी फूलन के साथ 3 दिन तक लगातार बलात्कार किया जाता है। 3 दिन के बाद जब फूलन वापस अपने घर लौट कर आती है तो उसके पिता उसे कुछ दिन के बाद वापस उसके ससुराल पुट्टीलाल के पास भेज देते हैं। लेकिन जब फूलन अपने ससुराल जाती है तो तब तक पुट्टीलाल दूसरी शादी कर चुका था, इसलिए फूलन को उसके ससुराल से बेइज्जत और मार पीट कर और सारा सामान देकर वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। अब फूलन वापस अपने घर तो लौट आती है, लेकिन तब तक फूलन पूरी तरीके से टूट चुकी थी और अब इंसानियत पर से भी उसका विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका था। पहले तो ज़मीन की वजह से झगड़ा, छोटी सी उम्र में शादी कर देना, उसके बाद ज़बरदस्ती पुट्टीलाल उसके साथ बलात्कार करता रहता है और फिर अपने ही पिता का चोरी का इल्ज़ाम लगाना और फिर 3 दिन तक पुलिस के द्वारा भी बलात्कार का शिकार बनना। फूलन के दिमाग पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है और अब बदले की आग उसके अंदर उठने लगी थी।
यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आना शुरू हो जाता है और शुरुआत होती है फूलन नाम की एक लड़की की फूलन देवी बनने की। फूलन के व्यवहार, उसके लड़ाई झगड़े, शादी, फिर लॉकअप में 3 दिन रहना, इन सब के चर्चे अब आसपास के हर इलाके में होने लगे थे। इधर फूलन भी ऐसी बेरहम दुनिया से हमेशा के लिए दूर होना चाहती थी, इसलिए एक दिन वो जाती है चंबल की उन भीड़ों में जहाँ से वो जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखती है। इन्हीं भीड़ों में डाकुओं का एक गैंग होता है और उनका सरगना होता है बाबू गुर्जर। इस गैंग में अधिकतर मल्लाह जाति के लोग शामिल थे और बाबू गुर्जर के बराबरी में ही एक और उसका साथी विक्रम मल्लाह था। ये दोनों अपनी गैंग के साथ मिलकर अक्सर छोटी मोटी चोरी और डकैत को अंजाम दिया करते थे। 1979 में फूलन देवी इन्हीं डाकुओं की गैंग में शामिल हो जाती है और तमाम हथियार चलाना और रुबाब ठीक उन्हीं डाकुओं के जैसे ही सीख लेती है। चंबल में ऐसा पहली बार हुआ था कि डकैतों की इस गैंग के साथ कोई महिला जुड़ी थी और बाबू गुर्जर, विक्रम मल्लाह और अन्य गैंग के साथियों के साथ फूलन देवी भी डकैती की दुनिया में अपना खौफ जमाने लगी थी और देखते ही देखते फूलन देवी पूरी गैंग की चहेती बन जाती है। लेकिन इस बीच इसी गैंग के सरदार बाबू गुर्जर की नीयत फूलन देवी पर बिगड़ने लगती है और एक दिन बाबू गुर्जर फूलन देवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये बात जैसे ही इस गैंग के दूसरे आदमी विक्रम मल्लाह को पता चली तो वो गुस्से में आता है और बाबू गुर्जर और विक्रम मल्लाह के बीच झगड़ा होता है और ये झगड़ा इतना गंभीर बन जाता है कि आखिर में विक्रम मल्लाह बाबू गुर्जर को गोली मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। क्योंकि विक्रम मल्लाह और फूलन देवी एक ही मल्लाह जाति के थे और विक्रम मल्लाह फूलन को शुरू से ही मानता था और इज्जत देता था, इसलिए वो इतना बड़ा कदम उठाता है। इन सब के बाद विक्रम मल्लाह खुद इस पूरी गैंग का लीडर बन जाता है। साथ ही फूलन देवी और विक्रम के प्यार के चर्चे भी पूरी गैंग में होने लगते हैं। अब ये दोनों पूरी गैंग के साथ मिलकर चोरी, डकैती करना, किडनैपिंग, सड़क किनारे गाड़ियों को रोककर लूटना, लोगों को डराना और धमकाना आदि काम करते रहते हैं और लोगों के बीच अपना खौफ बरसते रहते हैं। इसी बीच फूलन देवी अब भी अपने साथ हुए अपमान को भूली नहीं थी जो कि उसके पति पुट्टी लाल ने उसके साथ किया था। फूलन देवी अपने गैंग के सरदार विक्रम मल्लाह और पूरी गैंग के साथ जाती है अपने पति के गांव बहमई। इसके बाद फूलन देवी अपने पति को घर से घसीटते हुए बाहर लाती है और बीच चौराहे पर लाकर इतना मारती है कि वह अधमरा हो जाता है और इसके बाद उसे छोड़ देती है और पूरे गांव में खुले आम चेतावनी देते हुए ऐलान करती है कि आज के बाद अगर गांव के किसी भी अधेड़ व्यक्ति ने किसी बच्ची या कम उम्र की लड़की से शादी की तो उसे बिना कुछ सोचे गोली मार देगी। ये सब कहते हुए पूरी गैंग वहां से लौट जाती है। लेकिन इस सब के चलते ही इस कहानी में एक और नया मोड़ आता है और ये मोड़ इतना भयानक होता है कि फूलन देवी की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि फूलन देवी जब इन डाकुओं की गैंग को ज्वाइन करती है तो उनका सरदार बाबू गुर्जर होता है और बाबू गुर्जर के सबसे करीबी साथी श्री राम और लाला राम ठाकुर होते हैं जो कि बाबू गुर्जर की हत्या के वक्त जेल में बंद थे। जैसे ही वो दोनों जेल से बाहर आते हैं उन्हें अपने साथी बाबू गुर्जर की हत्या की खबर मिलती है। एक छोटी जाति की महिला के लिए बाबू गुर्जर जैसे सरदार की हत्या कर देना श्री राम और लाला राम की गैंग को गवारा नहीं होता और वो दोनों अब फूलन देवी और उसके साथी विक्रम मल्लाह को जान से मार देने की कसम खाते हैं। श्री राम और लाला राम दोनों राजपूत थे और इनकी गैंग में भी कुछ राजपूत और कुछ मल्लाह जाति के लोग थे। एक दिन श्री राम और लाला राम अपनी ठाकुरों की गैंग के साथ मिलकर फूलन देवी के ठिकाने पर जाते हैं और सबसे पहले अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे विक्रम मल्लाह को जान से मार देने के बाद फूलन देवी को भी वहां से अगवा करके अपने ठिकाने बहमई लेकर चले जाते हैं। अगवा होने के बाद फूलन देवी श्री राम और लाला राम के ठिकाने पर करीब 3 हफ्ते तक कैद में रहती है और यहाँ पर फूलन के साथ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना होती है। दरअसल ठाकुरों की पूरी गैंग मिलकर फूलन के साथ लगातार 21 दिनों तक बलात्कार करते रहते हैं और कहा जाता है कि 21 दिनों तक चले इस सामूहिक रेप में करीब 3 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों ने फूलन के साथ बलात्कार किया। इस बीच फूलन की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसे अपने जिंदा बच पाने की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन इसी बीच 3 हफ्तों के बाद फूलन और विक्रम मल्लाह की गैंग से ही एक आदमी मान सिंह मल्लाह और उसके कुछ साथी फूलन को ढूंढते हुए ठाकुरों के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और मौका मिलते ही मान सिंह मल्लाह फूलन को वहां से चुपके से निकालकर अपने पुराने ठिकाने पर वापस ले आते हैं। जब 3 हफ्ते तक किसी महिला को बंधक बनाकर रखा जाए
फिर उसके साथ लगातार बलात्कार किया जाए। इसके बाद ये बात फूलन को एक खूंखार बागी बना देती है और अब वो चाहे मर जाती, लेकिन वो सभी ठाकुरों से बदला लेना चाहती थी। और बदला ले भी क्यों ना, पहले तो ज़मीन को लेकर अन्याय, फिर शादी, फिर अपने प्रेमी विक्रम मल्लाह की हत्या और फिर 3 हफ्तों तक बलात्कार का शिकार होना। चाहे कोई भी हो, बदले की चिंगारी उसके दिल में ज़रूर उठेगी। और इसके बाद ठीक वैसा ही होता है और अगले कुछ महीनों तक फूलन देवी ऊंची जाति के लोगों को लगातार लूटती रहती है। 7 महीने के बाद 14 फरवरी 1981 को ये कहानी एक और नया मोड़ लेती है। फूलन देवी को खबर मिलती है कि बेहमई गांव में ही किसी ठाकुर के घर शादी होने वाली है और इस शादी में श्री राम और लाला राम और पूरी ठाकुर गैंग भी शामिल होने वाले हैं। बस ये सुनते ही 14 फरवरी को फूलन, उसका साथी मानसिंह और पूरी मल्लाह गैंग निकल पड़ते हैं शादी में शामिल होने के लिए। फूलन और उसके सभी साथी पुलिस की वर्दी पहनकर ठाकुर के घर में दाखिल होते हैं और मौका मिलते ही पूरे बेहमई पर हमला बोल देते हैं। लेकिन इस दौरान फूलन को ठाकुर गैंग के सिर्फ 2 ही आदमी हाथ लगते हैं और बाकी वहां से सब भाग जाते हैं। फूलन की बदले की आग उस वक्त इतनी भयानक थी कि वो उस शादी में मौजूद सभी राजपूत जाति के मर्दों को एक कतार में खड़ा होने का हुक्म देती है और जैसे ही सभी मर्द एक कतार में खड़े हो जाते हैं, फूलन अपनी गैंग के लोगों को कहती है कि इन सभी को गोलियों से भून दिया जाए और ठीक वैसा ही होता है। कुछ ही सेकंड के अंदर कतार में खड़े सारे के सारे 22 ठाकुरों को फूलन देवी ने गोलियों से छल्ली कर दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना को आज भी पूरा देश बेहमई मैसेकर के नाम से जानता है और ये हत्याकांड इतना बड़ा हत्याकांड था कि इसके बाद देश की मीडिया ने फूलन देवी को एक और नाम दिया, बैंडिट क्वीन। जिस फूलन देवी को एक रात के पहले सिर्फ चंबल और चंबल की बीहड़े जानती थी, एक ही रात में फूलन देवी का नाम पूरे देश में हर एक की जुबान पर होता है और कारण था बदले की आग। बेहमई हत्याकांड के बाद ये पूरा मुद्दा अब पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाता है। चूँकि हत्याकांड बदले की भावना और ऊंची नीची जाति को लेकर हुआ था, इसलिए तमाम जातियों का प्रेशर उत्तर प्रदेश की सरकार पर पड़ता है। उस वक्त यूपी के सीएम थे वीपी सिंह। इस चीज़ को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन और फूलन को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग उठने लगती है। उस वक्त सरकार पर प्रेशर इतना था कि मजबूरन यूपी के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ गया था। ये सब होते देख अब पुलिस भी एक्शन में आ चुकी थी। कुछ ही दिन में पुलिस ने फूलन देवी के कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की और फूलन की गैंग के कई सारे लोगों का इनकाउंटर भी किया। लेकिन खुद फूलन देवी उनके करीब 2 साल तक हाथ नहीं लाती है। इन 2 सालों में फूलन के जुर्म का सिलसिला लगातार चलता रहता है। उस वक्त देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी और चंबल के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी मिलकर फूलन देवी से बातचीत करने का एक रास्ता निकालते हैं और चंबल की शेरनी फूलन से सरेंडर करने की मांग करते हैं और किसी तरह ये बात फूलन देवी तक पहुंचाते हैं। बीते 2 सालों में फूलन और उसकी गैंग काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। पहली बात तो फूलन की तबीयत अब लगभग ख़राब रहती थी और दूसरी बात फूलन की गैंग के कई सारे दमदार लीडर मारे जा चुके थे। इसलिए 1982 में फूलन इंदिरा गांधी के सरेंडर वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। फूलन सरेंडर के लिए तैयार तो होती है, लेकिन उस वक्त भी वो अपनी कुछ शर्तें रखती है और ये कुल 5 शर्तें होती है। पहली शर्त होती है कि वो उत्तर प्रदेश की पुलिस को सरेंडर नहीं करेगी, बल्कि एमपी की पुलिस को सरेंडर करेगी। दूसरी शर्त होती है कि सरेंडर के वक्त जो भी हथियार वो डालेगी वो पुलिस के सामने नहीं, बल्कि दुर्गा माँ और महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने डालेगी, क्योंकि फूलन माँ दुर्गा को खूब मानती थी। इसके अलावा तीसरी शर्त होती है कि सरेंडर के बाद खुद को या उसकी गैंग के किसी भी मेंबर को फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी और किसी भी मेंबर को 8 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा फूलन देवी की चौथी शर्त ये थी कि 8 साल की सज़ा के बाद हर मेंबर के परिवार को ज़मीन और रहने के लिए घर दिया जाएगा, ताकि वो बाकी की ज़िंदगी समाज में शान से जी सके। और 5वीं और आखिरी शर्त ये थी कि जब भी वो सरेंडर करेगी उसका पूरा परिवार वहाँ मौजूद होगा और उसे सरेंडर करते हुए देख रहा होगा। अब सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए सरकार इतनी मजबूर हो जाती है कि उन्हें भी ये सभी शर्तें माननी ही पड़ती है। और आखिरकार फरवरी 1982 में मध्य प्रदेश के भिंड में सरेंडर की पूरी तैयारी हो जाती है। सरेंडर के दौरान मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भी वहाँ मौजूद होते हैं। साथ ही साथ करीब 300 से भी ज़्यादा पुलिस फोर्स भी वहाँ पूरी तैयारी के साथ खड़ी होती है। शर्त के मुताबिक फूलन की गैंग का पूरा परिवार भी वहाँ पर रहता है और सबसे बड़ी
चौंका देने वाली बात तो ये होती है कि जिस मैदान में फूलन देवी सरेंडर करने के लिए आती है, वहाँ उस ऐतिहासिक लम्हे को देखने के लिए वहाँ करीब 15,000 से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि फूलन देवी कौन है और कैसे अपना सरेंडर करती है। इस तरह चंबल की फूलन देवी और उसकी सारी गैंग मध्य प्रदेश की पुलिस के सामने अपनी तमाम शर्तों के साथ अपने आप को सरेंडर कर देती है। करीब 48 जुर्म के मामलों के साथ फूलन करीब 11 साल तक जेल में रहती है और अपने कर्मों की सजा भुगतती है। इस दौरान फूलन देवी का पूरा इलाज होता है और कहा जाता है कि 2 बार फूलन देवी के बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए और एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने फूलन देवी के पेट से यूटेरस को निकाल लिया था, सिर्फ इसलिए कि भविष्य में फूलन देवी के जैसे ही कोई और बच्चा फूलन देवी के पेट से जन्म ना ले सके। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से फूलन देवी के एक नए अवतार का जन्म होता है। 1994 में फूलन देवी को इलाज और बाकी शर्तों के नाम पर रिहाई दे दी जाती है। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और आखिर में मुलायम सिंह यादव फूलन देवी पर लगे बहमई मैसकेयर समेत सभी केस वापस ले लेते हैं। अब फूलन देवी पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी थी। इसके बाद वो उम्मेद सिंह नाम के एक आदमी से शादी भी कर लेती है और दोनों बुद्धिज्म धर्म को अपना लेते हैं और इस तरह फूलन अपने नए जीवन की शुरुआत करती है। क्योंकि फूलन देवी अपने बीते जीवन में इतनी मशहूर हो चुकी थी कि मुलायम सिंह यादव 1996 में फूलन देवी को समाजवादी पार्टी की ओर से मिर्ज़ापुर के लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा करते हैं और फूलन देवी एक बेहतरीन जीत दर्ज करती है। चंबल की भीड़ों में डाकू बनकर रहने वाली एक लड़की अब तक दिल्ली और लोकसभा के तख्त तक पहुंच चुकी थी। इस तरह 5 सालों में फूलन देवी 3 में से 2 बार लोकसभा के चुनाव में सफलता हासिल करती है। लेकिन फिर इस पूरी कहानी में एक और नया मोड़ आता है और इस दौरान ये मोड़ भीड़ों की सरदारनी फूलन देवी के ज़िंदगी के सफ़र को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। दरअसल 2001 में जब फूलन देवी पार्लियामेंट से अपने घर की ओर लौटती है तो घर के मेन गेट के ठीक सामने जब वो अपनी गाड़ी से उतरती है तो उतरते ही करीब 5 बंदूक की गोलियों का शिकार हो जाती है और इस तरह जिन गोलियों की बदौलत उसने अपनी ज़िंदगी के करीब 15 से 20 साल जिए, आखिर में उन्हीं गोलियों से अपनी अंतिम सांस लेती है। फूलन देवी पर यह गोलियां किसने चलाई और क्यों चलाई, करीब 2 दिन तक पुलिस को यह भी नहीं पता होता है। लेकिन 2 दिन के बाद अचानक से एक आदमी सामने आता है और पूरी मीडिया के सामने स्वीकार करता है कि फूलन देवी का कत्ल उसने किया और वो अपना नाम बताता है शेर सिंह राणा। इसके बाद शेर सिंह राणा खुद को सरेंडर करता है और फिर उसे तिहाड़ जेल में रखा जाता है। इस दौरान वो कहता है कि मैं अपने आप को सरेंडर तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब चाहूँ यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। और वाकई में कुछ साल के बाद वो तिहाड़ जैसी जेल से फरार भी हो जाता है। अब ये शेर सिंह राणा कौन था, कहाँ से आया और उसने फूलन देवी को क्यों मारा, ये कहानी बहुत ही लंबी है और इसे मैं आपको कहानी के अगले पार्ट 2 में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी बैंडिट क्वीन कहे जाने वाली फूलन देवी की। और भले ही फूलन देवी ने कई सारे जुर्म किए हों, लेकिन आज भी ये कई दिलों पर राज करती है और एक महिला होकर बहादुरी की एक मिसाल बनती है। दोस्तों, काफ़ी लोग बिहड़ों की सरदारनी को खतरनाक कातिल कहते हैं और कुछ लोग आज भी इसे एक बहादुर महिला का दर्जा देते हैं। सबका अपना अपना नज़रिया है, लेकिन आखिर में ये कहानी इतना तो ज़रूर बता देती है कि किसी के भी अन्याय को सहने की एक सीमा होती है और उसके बाद वो अन्याय उसे बागी बना देता है, चाहे फिर वो इंसान फूलन देवी हो या फिर और कोई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल क्राइम एक्सपोज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।